दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर। इसके लिए किसी ने क्या खूब लिखा है, झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकरा। यहाँ की झीलें, यहाँ की वादियां, यहाँ की धरोहरें इतनी खूबसूरत है कि जो कोई भी यहाँ आता है यहीं का होकर रहना चाहता है। इन्हीं सपनों के साथ एक शख्स उदयपुर में कई सालों पहले आया, यहाँ मकान बनाया, यहाँ विवाह भी किया, लेकिन कर्मभूमि इस शहर को नहीं बना पाया, क्योंकि उच्च शिक्षित होने के कारण देश के तमाम बड़े शहरों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और विदेश में भी अपने हुनर का लोहा मनवाया। और 2018 में इस शख्स को कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ केंद्रीय पार्टी के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े नेताओं और बड़े बड़े न्यूज चैनल के एंकर्स के सवालों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब काफी 6 महीने से वो शख्स उदयपुर में दिखाई दे रहा था, हर समारोह में दिखाई दे रहा था, चौक चौराहों पर दिखाई दे रहा था, लेकिन एक भी राजनीतिक बयान उस शख्स ने नहीं दी। जैसे ही चौथी सूची आई, टिकट मिला और उनका पहला बयान था 20 सालों के कुशासन का होगा अंत। तो गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी चल रही है नेतागिरी, अब तो पूछ ही सकते हैं। बहुत अच्छी चल रही है और जिस तरह के वातावरण में हम बैठे हैं, इस वातावरण में तो हर चीज पॉजिटिव है। यही तो इसकी खूबसूरती और यही तो इसकी ताकत है कि झीलों के बीच में बैठ के पिछोला की तरफ चल रहे हैं। यही तो हमारी खूबसूरती कि यहाँ पर हर चीज खूबसूरत दिख रही है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि दुनिया का हर बच्चा अपनी 4वीं क्लास में, 5वीं क्लास में एक सीनरी बनाता है। वो सीनरी, यही सीनरी है जो वो बच्चा बनाता है जी। यही पहाड़ है, यही वाटर बॉडी है, यही बीच में एक पैलेस, ये वही जगह है और यही उदयपुर की शान, उदयपुर की ताकत। आपनो उदयपुर, आपनो गौरव और अब आपनो प्रत्याशी, क्या कहेंगे? देखिए, उदयपुर, मेरा नाम गौरव है, ये बात सत्य है, पर उदयपुर एक गौरव तो है ही। मैं यहाँ गौरव शब्द का प्रयोग गर्व के रूप में करता हूँ। तो उदयपुर के हर रहने वाले के लिए उदयपुर एक प्राइड है। आज देखो, दुनिया में आपने कोई ऐसा शहर नहीं देखा होगा जहाँ का स्थानीय निवासी अगर झील में कंकर भी चले जाता है तो उसके दिल पर ठेस पहुंचती है, पर उदयपुर वासी, हमारे शहर का वासी, अगर झील में एक कागज का टुकड़ा चले जाता है, उसको अपने ड्राइंग रूम में कचरा बर्दाश्त है, पर इस झील में कचरा बर्दाश्त नहीं है। इससे ज्यादा प्राइड की क्या बात हो सकती है? ये प्राइड ही तो है शहर वासियों का। तो आपनो उदयपुर, आपनो गौरव तो है ही। और भगवान ने मेरे माता पिता ने मेरा नाम भी गौरव रखा, तो ठीक है। अब लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर मेरा प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। तो आपनो उदयपुर, आपनो गौरव और आपनो शहर बनाने के और दुनिया का टॉप मोस्ट फुटफॉल वाला टूरिस्ट सेंटर बनाने के लिए संकल्पित है और बनाएंगे। स्लोगन को आपने लगाया तो क्या ये समझे कि बाहरी का ठप्पा आप पे जो लगा हुआ था उसको मिटाने के लिए स्लोगन को आपने इतने दिनों पहले से यूज किया? मनुराव साहब, कौन बाहरी है कौन अंदरूनी है, इस डिबेट में घुसेंगे तो हमें पता लगेगा कि अभी तक उदयपुर में कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उदयपुर का है। अभी जो प्रत्याशी है वो तो सलूम्बर के हैं। हाँ, मेरी शिक्षा पाली में हुई, तो मेरे को लगता है इस बहस से में कोई लॉजिक नहीं। पाली में मेरी पूरी शिक्षा हुई, नर्सरी से लेके कक्षा 12 तक मैं पाली के छोटे से एक कस्बे में, छोटे से स्कूल में पढ़ा, बड़े सपने देखे, माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद रहा, कामयाबी छोटी मोटी मिलती रही और उसके बाद यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। और आप जिस तरह से आज मेरे को इंटरव्यू ले रहे हो, मैं तो इसको भी अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मेरे को उदयपुर का एक टॉप चैनल मेरा व्यक्तिगत इंटरव्यू ले रहा है, एक एक सवाल और इस वातावरण में ले रहा है। ये वातावरण तो ऐसा है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा प्रेशर, बड़े से बड़ी समस्या का हल इस वातावरण में निकल सकता है। उदयपुर को इतने सालों पहले फिर क्यों ध्यान नहीं दिया आपने? अचानक ध्यान देने का मतलब? नहीं, अचानक नहीं। मेरा तो, मैं आपको बताऊं, अगर मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जी, तो मेरी पत्नी की पूरी एजुकेशन, इंजीनियरिंग सब यहीं से हुई जी। मेरी एक ही बहन है
उसकी शादी भी उदयपुर में हुई। मेरे एक ही बच्चा है जो बेटी है, उसका जन्म भी उदयपुर में हुआ। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि पहले मैंने नौकरी करी, जम के नौकरी करी, परिवार के लिए जो आर्थिक एक स्टेटस है, वो आर्थिक जो प्रॉब्लम नहीं आए, इतना पैसा कमा के परिवार के लिए सुपुर्द किया। फिर व्यक्ति को राजनीतिक उसकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा। तो 2018 तक मैंने दुनिया के शीर्ष संस्थाओं में पढ़ाया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में के बोर्ड में डायरेक्टर रहा, फाइनेंस और इकोनॉमी में देश में मेरा नाम था। इसका मुझे गर्व है, मेरे टीचर्स को गर्व है, मेरे माता पिता को गर्व है। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना और पार्टी के हर आदेश की अनुपालना की। पार्टी ने कहा कि जाओ झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ो। 2019 में चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री भी हारे, मुझे भी पराजय का सामना करना पड़ा, एक निर्दलीय जीत। तो मैं पार्टी का डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। उदयपुर इसलिए क्योंकि मेरा बेस, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे वेल विशर्स सब उदयपुर शहर में। क्रिकेट में पहले आए या राजनीति में पहले? राजनीति में ही पहले, बिल्कुल 2000। और राजनीति में भी आना, मैं एक आपको बड़ी रोचक एक किस्सा है जो मैंने कभी शेयर नहीं किया लोगों के साथ। मैं पॉलिटिक्स में तो आना चाहता था, पर मेरे परिवार का ये कहना था कि भाई पहले हमारी इकोनॉमिक हमें एक ताकत दे दो कि भाई फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं राजनीति में आया, मेरे पिता उस समय जीवित थे, उन्होंने और मेरी पत्नी ने एक वादा मुझसे लिया कि मॉरल करप्शन और इकोनॉमिक करप्शन मत करना, बाकी जो चाहे कर लेना। और मैं आपसे आज शपथ लेता हूँ, यहाँ झील के अंदर बैठ के, जो हमारे लिए पवित्र माँ है, इस झील में बैठ के मैं शपथ लेता हूँ कि जीवन में क्या मिलेगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता, पर जीवन में कभी भी मॉरल करप्शन और जीवन में कभी फाइनेंशियल करप्शन नहीं करूँगा। मनु राव साहब, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। जीवन भर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, उदयपुर वासियों का आशीर्वाद रहा, जीवन भर यहाँ से बैठ के उनके इश्यूज को रेज करूंगा। पर मैं वादा करता हूँ आज आपके सामने बैठ के कि यहाँ पे कोई रिसोर्ट नहीं खोलूंगा, यहाँ पे कोई माइंस आवंटित नहीं कराऊंगा। और अगर हो जाए, आपको पता लगे, तो उस दिन मेरे इस वीडियो के साथ न्यूज जरूर चलाना, ये मेरा आग्रह है आपसे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं ये कर लूं और वो कर लूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा एक विजन है शहर के बारे में। विजन है कि उदयपुर को दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाला सिटी कैसे बनाया जाए। हम वेनिस की बात करते हैं, वह हमारी 6 लाख की आबादी है, हमारे मात्र एक महीना में 1,94,000 टूरिस्ट आते हैं, जो कि रिकॉर्ड बन जाता है। वेनिस में 2.5 लाख की आबादी है और लगभग 4,60,000 टूरिस्ट प्रति माह आते हैं। तो हम हमारी आबादी का मात्र 1/3 टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, वेनिस अपनी आबादी का लगभग डबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती। क्यों? क्योंकि पॉलिसी है। हमारे पास नेचर का इतना बड़ा गिफ्ट है। हम डिवोशनल टूरिज्म कर सकते हैं, हम हेरिटेज टूरिज्म कर सकते हैं, हम एडवेंचरस टूरिज्म कर सकते हैं, हम मेडिकल टूरिज्म कर सकते हैं। हम पॉलिसी नहीं बनाते। हमारे जो यहाँ के पॉलिसी मेकर्स थे, जो लेजिस्लेटर्स थे, उनका तो विश्वास ही नहीं था विकास में। वो उन्होंने 2500 साल तक आयड 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 की बात करी। और आयड क्या है, चल के देखिए। और आप तो हजारों प्रोग्राम कर चुका आपका चैनल तो उस विषय। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक डेवलपमेंट एजेंडा के साथ, युवाओं को रोजगार के साथ और महिलाओं के सम्मान के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और अपने मन से नहीं बनाई बात। शहर में 30,000 लोगों को फोन कॉल करके उनके इश्यूज को चिन्हित किया, बात करके चिन्हित करके एक उदयपुर का जन घोषणा पत्र मैंने नहीं बनाया। 30,000 लोगों के व्यूज से एक जन घोषणा पत्र बना रहा हूँ। अगले 10 दिन में आपके सामने रखूंगा और किस महीने में क्या काम करूंगा वो शहर वासियों के सामने रखूंगा कि जनवरी 2024 में ये करूंगा, फरवरी 2024 में ये, मार्च 2026 में ये, नवंबर 2027 में ये टाइम बाउंड का प्रोग्राम रखूंगा। वो सिर्फ घोषणाएं नहीं, टाइम बाउंड टाइमलाइन के साथ क्या क्या करूंगा वो सारी चीजें जन घोषणा पत्र में। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप चाहते तो कहीं से भी आपको टिकट मिल सकता था, फिर उदयपुर क्यों चुना? देखिए,
मैं आपको कहूँ ये मैं नहीं चुनता हूँ, पार्टी ने कहा तो मैं जमशेदपुर से चुनाव लड़ा। आज पार्टी ने भरोसा जताया, मेरे आला कमान ने भरोसा जताया, उनको लगा कि मैं उदयपुर में बेस्ट सुटेबल हूँ। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दोस्तों की पृष्ठभूमि, मेरे वेल विशर्स की पृष्ठभूमि और कांग्रेस पार्टी का कैडर ये चाहता था कि मैं उदयपुर से चुनाव लड़ूं। तो पार्टी ने उनकी आवाज सबकी सुनी और मेरे को यहाँ से अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया, जिसके लिए मैं जीवन पर्यंत मेरी पार्टी का कृतज्ञ रहूंगा। आरोप है कि आप स्थानीय जो थे उम्मीदवार उनका हक आपने मारा। मैं किसी का हक नहीं मारा। मैं जो सबको कहता हूँ कि मैं भारी आपने एक सवाल पूछा, हाँ मैं भारी जरूर हूँ, दिमाग से भी भारी हूँ, शरीर से भी भारी हूँ और वजन से भी भारी हूँ। और भारी हूँ इसलिए उदयपुर को आगे ले जाने का मेरा संकल्प, किसी भी कैंडिडेट का हक नहीं मारा। मेरा आपके शो में मैं जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ये शो देख रहे होंगे, मैं संकल्पित हूँ हर कार्यकर्ता को, हर बड़े नेता को उनका ड्यू दिलाने के लिए बड़े से बड़े लोगों से भिड़ जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ एकजुट है। जिस तरह से कल मैं आया दिल्ली से हवाई अड्डे पे, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, 4-4.5 घंटे मुझे हवाई अड्डे से शहर तक आने में लग गए। तो मेरे को तो साफ दिख रहा है कि नतीजा 3 दिसंबर को क्या आने वाला है। कुछ लोगों को इंतजार रहेगा, पर मेरे को कार्यकर्ताओं की आंखों में ये दिख रहा है कि वो इस बार 20 साल के कुशासन का अंत करने का उन्होंने मन बनाया। 6 माह से आपकी हलचल यहाँ पर देखी जा रही थी और आप हर समारोह में मौन रहे, लेकिन कभी भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, आप मौन रहे। और अब आते ही राजनेता और भाजपा या जो भी विरोधी गुट है उन पे भड़कने लगे या अपना आरोप लगाने लगे। देखिए, मेरा उस समय काम था कि मैं कैसे पार्टी को एक साथ करूं, वर्कर्स को एक साथ करूं, किस तरह पॉजिटिव आइडियाज के साथ अपनी बात कहूं। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने 6 माह में 140, 150 से 200 लोगों की मीटिंग्स करी, 140। मेरी फोन बुक में 8000 उदयपुर के वोटर्स का फोन नंबर है, उनकी बात सुनने, उनके इश्यूज सुने। तो मेरा पिछले 6 महीने में बोलने से ज्यादा सुनने में टाइम जा रहा था, क्योंकि अगर मैं सुनूंगा ही नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, मिस्टर ए के मन में क्या है। तो मैंने राजनीतिक टिप्पणी का हर अवसर होता है, अवसर आया, अब मैं पूछ रहा हूँ कि महामहिम आपके साथ कुछ लोगों की फोटोज वायरल हो रही है, वो रिश्ता क्या कहलाता? जवाब दीजिए महामहिम, चुप्पी तोड़िए। आप नहीं दे सकते तो अपने प्रॉक्सीज से दिलवा दीजिए, रिश्ता क्या है। तो अब सवाल भी होंगे और हर तीखे सवाल का जवाब भी देने का मेरे में ताकत है, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, नौजवानों के साथ हूँ, विकास के साथ हूँ, दूरदर्शिता के साथ हूँ और उदयपुर को वर्ल्ड क्लास, दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाला शहर बनाने के लिए संकल्पित। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राजनीति की विसात में कमजोर रहे। पहला विधानसभा चुनाव जमशेदपुर से हारा, अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ भी लड़ना है आपको, अभी चुनौतियाँ काफी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में हारा पर मुख्यमंत्री भी जी, और सिटिंग मुख्यमंत्री को हमने हरवाया, एक ट्रायंगुलर फाइट में इंडिपेंडेंट जीत। तो ऐसा मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उसका प्रमुख कारण मुझे जो लगता है कि पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे मेरे को जाने को बोला, कुछ समय ज्यादा मिलता तो मैं इन रूट्स बनाता। जिस तरह का आज उदयपुर में मेरे साथ वातावरण है, वैसा बनाने में मुझे 15-20 दिन लग गए और जितने चुनाव की पोलिंग की डेट आ गई, तो मेरी प्रिपरेशन में कमी है। मैं तो ये मानता हूँ कि उस समय मेरी प्रिपरेशन में कमी थी। मैं कभी भी वोटर्स के जो निर्णय है उसको चैलेंज नहीं करता। वोटर बिल्कुल दिमाग लगा के अपना वोट देता है, तो कुछ कमी रही होगी और मुझे पता है वो कमी क्या थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो सारी कमियां इस बार नहीं है। आपकी पार्टी ने पहले कहा था कि 3 महीने पहले विधायकों की घोषणा कर देंगे, फिर अब चुनाव के इन वक्त पे का आपको नहीं लगता कि समय काफी निकाल दिया? अगर आपको समय पहले मिलता तो बहुत अच्छी तैयारी करते आप। देखिए, मैं पार्टी के कुछ निर्णय होते हैं, पार्टी का एक दृष्टिकोण होता है, पार्टी का एक आइडिया होता है, सब मिल बैठ के अपनी बात करते हैं और निर्णय करते हैं।
उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी में एक स्ट्रक्चर है, जैसे स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, वो टिकटों को किस समय घोषणा करनी है, किस वक्त करनी है, वो निर्णय करती है। पर मैं पिछले 1 साल से, अनुराग साहब 1 साल से मैं उदयपुर में हर चैम्बर में, हर व्यापारिक संगठन में, हर यूनिवर्सिटी में, हर थिंक टैंक में, हर क्लबों में जाके मैंने शहर के बारे में मेरा क्या व्यू, क्योंकि मैं मानता हूं कि उदयपुर शहर की पूरी अर्थव्यवस्था 2 पिलर्स पर टिकी, टूरिज्म और माइनिंग। टूरिज्म की हालत तो मैंने बताई, माइनिंग में आपको जान के ताज्जुब होगा, हमारी शहर की एक कंपनी है जो लगभग 900 टन सिल्वर का उत्पादन करती है। हमने पिछले 30 साल में, 25 साल में, 20 साल में कौन से नए मिनरल का भंडार ढूंढा? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हमारी कोई सोच ही नहीं है। सोच ये है थी जनप्रतिनिधि का, जो यहाँ से चुन के जा रहे थे, कि मेन चौराहे के बीच में शौचालय बनवा दिए, ये उनकी सोच थी। सोच ये थी कि आपने टीन के और प्लास्टिक के डस्टबिन तो देखे होंगे, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि ने पत्थर के डस्टबिन बना दिए और उसका भी उद्घाटन करने पहुंच गए, जिसको क्रेन के द्वारा खाली किया जा सकता है। दुनिया में सबसे सुंदर शहर का खिताब हमें लगातार मिला और देश में स्वच्छता में हमारी रैंकिंग 122वीं। मैं इस आइडिया को रिजेक्ट करता हूं, मैं इस डाटा को रिजेक्ट करता हूं और प्रतिज्ञा लेता हूं कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर अगर प्रकृति ने हमें वरदान दिया है, तो हमें दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर भी बनना पड़ेगा, और हम देश में ही 122वें नंबर। तो इस सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। जो लोग भी, भले ही वो यहाँ के एमएलए रहे हुए लोग हो, भले ही वो नगर निगम में बैठे हुए लोग हो, जो नगर निगम को चला रहे हैं पिछले 300 साल से, उनको जवाब तो देना पड़ेगा कि आज एक जगह से दूसरा जगह जाने में पौन घंटे का समय क्यों लगता है। उदयपुर हिरणमगरी से मुझे सुखाड़िया सर्किल जाना है शनिवार को, तो 40 मिनट का समय क्यों लगता है, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। दुनिया में हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मनुराव साहब, सबसे धीमी गति से एक फ्लाईओवर हमारे शहर में बना है। उसके लिए यहाँ के लेजिस्लेटर्स और यहाँ के पॉलिसी मेकर्स जिम्मेवार हैं। पूरे शहर में, इतना बड़ा शहर जिसमें लाखों टूरिस्ट प्रतिवर्ष आते हैं, मात्र 3 फ्लाईओवर। ट्रैफिक कंजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हम वर्ल्ड क्लास शहर की बात कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब उदयपुर का हर युवा पूछ रहा है और कोई इन सवालों से भाग नहीं सकता। नेताजी वाली स्टाइल में आप नहीं रहते, कुर्ता पजामा और कोई नेता विशेष तरह से करते हैं? देखिए, मेरा खुद का एक स्टाइल है और मैं उस स्टाइल में खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ड्रेस चेंज नहीं करी। यही ड्रेस मैंने एज ए प्रोफेसर भी पहनी, यही ड्रेस मैंने एज ए पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी पहनी, और भगवान की आशीर्वाद होगा और आगे बढ़ेंगे, और मुझे तो दिख रहा है, तो यही ड्रेस आगे भी पहना हुआ आपको दिख रहा है। उदयपुर के लोगों को अब तक कितना जाना है? 100% में एक चीज जान गया कि उदयपुर के लोगों के 3-4 चीजें। एक तो उदयपुर के लोगों को उदयपुर में प्राइड दिख रहा है। उदयपुर की झील, उदयपुर के जो पहाड़ है, अरावली की रेंजेस है, उदयपुर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उदयपुर के हेरिटेज है, उदयपुर के जो पैलेस है, वो उनके ड्राइंग रूम में वो गंदगी बर्दाश्त कर सकते हैं, बस इस पवित्र झील में वो गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, ये तो मिट्टी स्वाभिमानियों की मिट्टी है, महाराणा प्रताप की मिट्टी है। उदयपुर के लोगों में उस मिट्टी का अंश है। घास की रोटी खा लेंगे पर स्वाभिमान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो चीजें मेरे को भी बड़ा आकर्षित करती है कि उदयपुर के लोगों से जो प्रकृति के प्रति प्रेम, स्वाभिमान के प्रति समर्पण, छोटे से छोटा व्यक्ति भी होगा, वो स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उसके लिए स्वाभिमान जीवन में सब कुछ है। तो दूसरी ये चीज जाना। और तीसरा, उदयपुर में जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मैंने लगभग 86 गरबा पंडाल्स अटेंड किए नवरात्र। क्या अद्भुत दृश्य, किस तरह से भक्ति भाव में लोग, माँ की भाव में लोग, फुहड़पन से नहीं,
भावभीनी तरीके से किस तरह गरबे डांडियों का आयोजन हो रहा है, गणेश पूजा का आयोजन हो रहा है। तो ये शहर है मीरा का, ये शहर है स्वाभिमान का, ये शहर है भक्ति का, और अब हमें इस शहर को एक और आयाम जोड़ना है। ये शहर है विकास का, ये शहर है रोजगार का, ये शहर है महिलाओं के सम्मान का। जी, उदयपुर शहर को अगर देखें तो 20 सालों से कांग्रेस नहीं आ पाई, कांग्रेस के लिए सूखा रहा और 6 बार से लगातार बोर्ड नहीं बन पाया। तो क्या कमी मानते हैं आप? अपनी पार्टी में कमी है या यहाँ के कार्यकर्ताओं में कमी है, या इतना लंबा समय तक सूखा रहना? देखिए, वोटर्स कभी गलत नहीं होते पहले, कुछ ना कुछ कमियां हम में ही रही होती। इसमें मैं अपने आप को भी इसमें शामिल हूँ, क्योंकि हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो एक सिंगल आदमी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरी आइडियोलॉजी इलेक्शन लड़ती है, हर कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ता है, हर बूथ मैनेजर, बूथ मैनेजमेंट का कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ता है, हर ब्लॉक का नेता इलेक्शन लड़ता है, हर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का नेता इलेक्शन लड़ता है, और इस बार उसी भावना से लोग लड़े। मैं पहले के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, पर कमी हम में रही होगी, नहीं तो हम लगातार ऐसा रिजल्ट नहीं रहता। पर अब हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर ब्लॉक लेवल का ऑफिस बियरर संकल्पित है कि 2023 में 3 दिसंबर को हाथ के पंजे को उदयपुर से जिताना। गौरव वल्लभ को नहीं, गौरव वल्लभ इज नॉट इम्पोर्टेंट, कांग्रेस पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मेरा आपसे वादा है कि 3 दिसंबर का निर्णय तो कार्यकर्ताओं ने किया, और अगले साल 2024 में जो नवंबर दिसंबर का निर्णय मैं बता रहा हूँ, हम म्युनिसिपल बोर्ड कांग्रेस का बनाने जा रहे हैं। अभी 3 दिसंबर की आपने बात कही, वो तो भविष्य की गर्भ में छुपा है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप जीत नहीं पाते हैं आप, तो क्या 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे या फिर दिल्ली चले जाएंगे? एक सवाल ये भी है। मनुराव साहब, मेरा तो घर है यहाँ और आज का नहीं है, 20-25 साल से मेरा स्थानीय खुद का निवास है यहाँ पर। मेरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, तो वहाँ चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। मैं तो जब राजनीति में नहीं था तो भी साल में 2 महीने 3 महीने तो उदयपुर रहता ही था। अब भले ही आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर इस शहर से जो संबंध स्थापित हो गया है वो जीवन पर्यंत ब्रेक नहीं होगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट। क्या कांग्रेस के अंतर्कलह को कम कर पाएंगे गौरव? हाँ, अंतर्कलह आपने देखा, और आपने जरूर देखा होगा, आपके सारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा। मैं जब कल दिल्ली से हवाई जहाज में पहुंचा तो हवाई अड्डे में कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे लेना है, ब्लॉक कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष, ऑफिस बियरर सारे लेने आए, मंडल अध्यक्ष वहाँ पे खड़े थे। अंतर्कलह नहीं है सर, इस बार सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस पार्टी और हाथ के पंजे के निशान को उदयपुर से राजस्थान की विधानसभा में भेजना। प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र में आप भी सहभागिता रहे हैं, सहभागिता की क्या दावे हैं? देखिए, मैं घोषणा पत्र समिति का कन्वीनर था और अभी भी घोषणा पत्र आया नहीं, पर गेम चेंजिंग वो घोषणा पत्र है हमारा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। 4 पिलर्स बता रहा हूँ, और यू विल बी द फर्स्ट पर्सन। पहला पिलर है युवा और रोजगार, उस पे कंक्रीट टाइमलाइंस के हिसाब से हमने अपने सारे पॉलिसीज को वाएंगे। दूसरा है फार्मर्स, क्योंकि बहुत अनदेखी हुई है, उनके लिए और क्या कर सकते हैं उस घोषणा पत्र में पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल। और इस घोषणा पत्र की खासियत ये होगी कि कब क्या करेंगे उसकी तिथियां भी लिखी हुई। नंबर 3 उस घोषणा पत्र का पिलर है राजस्थान की महिलाएं, उनके लिए कंक्रीट योजनाएं। और नंबर 4 उस घोषणा पत्र का जो पिलर है वो है नए रोजगार का सृजन, नए उद्योगों में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें, नए पॉलिसीज उस घोषणा पत्र में आपको इंगित मिलेंगे। तो हमारा घोषणा पत्र, मैं तो कहूँगा, एक पवित्र विश्वास पत्र है, एक पवित्र शपथ पत्र है, हमारे लिए शासन चलाने का एक डॉक्यूमेंट। और आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा
कि जो हमारा 2018 का घोषणा पत्र था उसमें से 96% योजनाओं को हमने चालू करके उसको खत्म कर दिया। आप ये बताइए पूरे देश में ऐसी कौन सी सरकार है जो 500 रुपए में सिलेंडर देगी? पूरे देश में ऐसी कौन सी सरकार है जो अपने राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस दे रही है? मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया हुआ मनु राव साहब, आपने भी हजारों कंपनियों के अधिकारियों से आप मिले होंगे। कौन सी कंपनी अपने अधिकारी का 25 लाख का बीमा कराती है? पर राजस्थान की सरकार अपने हर एक स्टेट के सिटीजन के लिए 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस राइट टू हेल्थ के तहत, और आगे अब 10,000 रुपया प्रति वर्ष गृह लक्ष्मी, आगे अब हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को लैपटॉप या टैबलेट, किसानों के लिए 2 रुपए में गोबर खरीद कर उसका खाद बीज बनाने की योजना। ये सारे गेम चेंजिंग आइडियाज है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि उनको अपने ऑफिस में भी पीछे के दरवाजे से, खुद के ऑफिस में नहीं जा पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष अपने गृह क्षेत्र में नहीं जा पा रहे। हालात ये है, उनका ऑफिशियल कैंडिडेट 10 दिन तक अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहा था। ये हालात है। राजस्थान के लोग इस तरह के, और हमारी तो धर्म में भी लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति होती है वहीं वैभव और लक्ष्मी आती है, जहाँ कुमति होती है, झिकाल होती है, काइंस होती है, झगड़े होते हैं, वहाँ वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य नहीं आती। उदयपुर शहर के लिए आपका जो घोषणा पत्र होता है, अभी तो आप तो बनाए नहीं, जन घोषणा पत्र जो है उसकी मुख्य चीजें क्या रही? उदयपुर शहर के 2 पिलर से मैंने बताया, टूरिज्म और माइनिंग। टूरिज्म में क्या क्या चीजें करेंगे? आज हमारे जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं वो एक पड़ोसी राज्य की एक नीति के कारण ज्यादातर टूरिस्ट उसके लिए आ रहे हैं। हमें सस्टेनेबल टूरिज्म चाहिए, हमें फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल चाहिए। आप खुद टूरिज्म इंडस्ट्री को भली भांति जानते हैं। आज जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो जो बाहर देशों से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या तो कम हो रही है। अगर वो संख्या कम हो रही है तो देखना पड़ेगा क्यों कम हो रही है, क्या उसके कारण है। तो टूरिज्म को बढ़ाना एक पहला ऑब्जेक्टिव होगा, और माइनिंग विथ नेचर, माइनिंग विथ ह्यूमैनिटी, माइनिंग विथ सस्टेनेबिलिटी, और नए मिनरल के भंडार। अरावली के इस क्षेत्र में ऐसा कोई खनिज नहीं है जो इस अरावली घाटी के अंदर नहीं होगा, पर हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो नया माइनिंग के नए मिनरल्स के स्रोत नंबर 1, और नंबर 2 टूरिज्म के फुटफॉल को अगर हम दुगने टूरिस्ट को, अपनी पॉपुलेशन हमारी 6 लाख है तो कम से कम 12 लाख को हमको अट्रैक्ट करना है। वो नहीं कर सके तो कम से कम 6 लाख तो करें, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। धीमी गति से काम करने वाले का विश्व रिकॉर्ड नहीं, तेज गति से काम करने का विश्व रिकॉर्ड। अंडरपास, फ्लाईओवर्स, ताकि मोनोरेल्स। आज जगदीश चौक कोई टूरिस्ट जाना चाहे तो उसके पास क्या सुविधा है? अगर हम क्यों नहीं हम सुखाड़िया सर्किल से जगदीश चौक की मोनोरेल चालू कर दें तो एक डिवोशनल टूरिज्म सर्किट बन सकता है। माता जी का स्थान, जगदीश मंदिर, नीलकंठ महादेव, महाकाल जी का मंदिर, ये चमत्कारिक मंदिर है। अब मैं आपको बताऊं, 10 बार मैं शाम को जगदीश चौक मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठता हूँ, दिमाग का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ये चमत्कार है, और वो चमत्कार इस माँ के अंदर, इस झील के अंदर, इस झील के किनारे आप 5 मिनट बैठो, जीवन का सारा डिप्रेशन, जीवन की सारी प्रॉब्लम, जीवन के सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। तो इन चमत्कारों को दुनिया को दिखाना के लिए हमें टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारी माइनिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि ना केवल शहर बल्कि पूरे रीजन को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिसपे मेरा सबसे पहला ट्रस्ट है। भाजपा हमेशा सनातन और धर्म के नाम से वोट बैंक बनाती है और काफी सफल भी है। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, और मैं चुनौती देता हूँ, यहाँ वाले प्रत्याशी तो मुझे पता मेरे पास आएंगे भी, तो कोई और भी आना चाहे, प्रदेश अध्यक्ष आना चाहे, आए, सनातन पे हम डिस्कस करें। सनातन क्या होता है?
सनातन होता है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। सनातन होता है कि दूसरे धर्म में अगर कोई अच्छी चीज है तो उसे ग्रहण करो। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातनी हूं। पर मुझे सुबह शाम इसका जाप करने की जरूरत नहीं है। मुझे सुबह शाम युवाओं के रोजगार का जाप करने की जरूरत है, महिलाओं के सम्मान का जाप करने की जरूरत है। मुझे सुबह शाम माइनिंग इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, टूरिज्म कैसे फुटफॉल बढ़ाया जाए, उसके जाप करने की जरूरत है। मैं तो सनातनी हूँ। और धर्म के बारे में कोई भी मेरे से विचार विमर्श करना चाहे, सत्संग करना चाहे, आ जाए, सत्संग करते हैं, इसी बोर्ड पे करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मनु राव साहब उस सत्संग की एंकरिंग करें और मैं धर्म पे अपने विचार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए धर्म है सर्वधर्म समभाव, मेरे लिए धर्म है वसुदेव कुटुंबकम, और मेरे लिए धर्म है मेरी निजी आस्था। उस निजी आस्था पे अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क करेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। पर बार बार सिर्फ वोटों के लिए जा जाके सनातन सनातन, क्या है सनातन? क्या आता है भारतीय जनता पार्टी को सनातन के बाद? क्या है सनातन? मैं उनसे पूछता हूँ, और आपको मिले तो पूछना। गौरव जी पूछ रहे थे व्हाट इज सनातन। गौरव जी को तो पता है सनातन है सर्वधर्म समभाव। सनातन में ऐसे नहीं बोला जाता ए आज से तेरा नाम ये, ए तेरे कपड़ों का रंग देख के तेरा मैं सारा चरित्र बता दूंगा। सनातन परंपरा तो ये नहीं। सनातन परंपरा है आदर की, सत्कार की। सनातन परंपरा है महिलाओं के सम्मान की। सनातन परंपरा वैसी नहीं है कि दुष्कर्म करके एक महिला की, एक बच्ची की जान चली जाए तो रात को 2 बजे हिंदू रीति रिवाजों की अनदेखी करके केरोसिन डाल के उसको जला दिया जाए। वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो सनातनी परंपरा नहीं है। ये सनातनी परंपरा नहीं है कि आप दुष्कर्म जिस बच्ची के साथ हो रहा है तो आप उस बच्ची और उसके परिवार के साथ नहीं खड़े हो, दुष्कर्म करने वालों के साथ खड़े हो। ये सनातनी परंपरा नहीं है। सनातनी परंपरा दूसरे धर्म को गाली देना नहीं है। सनातनी परंपरा अपने धर्म को, अपने जीवन को, अपनी धार्मिक परंपरा के साथ जीने की परंपरा को ही सनातन है। और वही हिंदू धर्म है। और वही हिंदू धर्म के वेदों में, उपनिषदों में, धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता को धार्मिक पुस्तक का ज्ञान है, ना वेद पढ़े किसी ने, ना उपनिषद पढ़े। प्योर झूठ फैलाते हैं। हमको आज उत्तर देना है विकास से। और सनातन की जहां तक बात है, मैं आपको कहता हूं, मैं हूं सनातनी, गर्व से कहता हूं। उदयपुर भाजपा का गढ़ रहा है। इस गढ़ को भेदने में कितने सफल रहेंगे गौरव? 100%, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे साथ उदयपुर के 6 लाख गौरव वल्लभ है जिन्होंने मन बना लिया है कि इस बार वोट देना है विजन को, इस बार वोट देना है युवा नेतृत्व, इस बार वोट देना है ऐसे व्यक्ति को जो यहाँ पर किसी के माता पिता का नाम लेके नहीं पहुंचा है, अपनी मेहनत से पहुंचा है। इस बार वोट देना ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाया इसलिए राजनीति कर रहा है। जीवन के शीर्ष पदों पर यंग एज में पहुंचा, पर राजनीति में फिर भी आया क्योंकि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। तो मेरे को तो नतीजा साफ दिख रहा है साहब। मैं भी पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो मेरे को भी नब्ज समझ में आ रही है। नब्ज और हवाएं, इस हवाओं की खुशबू है ना, ये कांग्रेस पार्टी को जिताने की खुशबू। समय की सीमा है, चुनाव के दिन है और आपसे मुखातिब होंगे, जनता के सवाल आपसे पूछेंगे। एक अंतिम सवाल है, मतदाताओं और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदाताओं को कहता हूं कि कभी भी वोट दो, आप विजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट के आधार पे वोट किसी को भी दो। सारे मतदाताओं को मेरा ये अनुरोध, वो व्यक्ति क्या उसने किया है और क्या वो करना चाहता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देखिए और उसका आगे का विजन भी देखिए, उसके आधार पे वोट दीजिए। और अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि आपका मान, सम्मान और स्वाभिमान जो हमारी इस महान धरती की परंपरा है, उसका हमेशा ध्यान प्रोफेसर गौरव वल्लभ रखेगा। आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान को आगे ले जाने का काम प्रोफेसर गौरव वल्लभ का आप सभी कार्यकर्ताओं से प्रोफेसर। तो ये थे गौरव वल्लभ जी, जिन्होंने अपने बात तमाम उन सवालों के जवाब दिए और अपनी बात उन्होंने रखी। हम नेतागिरी के अगले एपिसोड में उन
उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, उन प्रत्याशियों से भी बात करेंगे जो उदयपुर शहर के मैदान में उतरने वाले हैं। अब भाई आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी से ताराचंद जैन और कांग्रेस से गौरव वल्लभ आमने सामने हैं। हो सकता है और सारे प्रत्याशी हों। 6 तारीख तक जो है नामांकन देना है, तो 6 तारीख बाद पता चल जाएगा कितने प्रत्याशी उदयपुर शहर में। लेकिन हम आप तमाम मतदाताओं से एक गुजारिश करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप भले ही नोटा को वोट दें, लेकिन वोट जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज 3 दिसंबर को कौन करेगा। नमस्कार।